अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैल बाजवा है। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के बारे में, जिसको स्पर्म डीएफआई टेस्ट कहा जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि स्पर्म डीएफआई का टेस्ट कैसे किया जाता है, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से मेल्स हैं जिनको स्पर्म डीएफआई का टेस्ट करवाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्म डीएफआई हाई यानी कि स्पर्म में डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ज्यादा होने की क्या वजूहात होती हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पर्म डीएफआई के ज्यादा होने की क्या वजूहात होती हैं। हाई स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। इसमें या तो टेस्टिकुलर कॉज होता है या नॉन टेस्टिकुलर कॉज होता है। टेस्टिकुलर कॉज का मतलब ये है कि जो स्पर्म्स बनाने की फैक्ट्री है, यानी कि टेस्टिस हैं जहां पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, वहां पे कोई मसला है जिसकी वजह से स्पर्म्स में डीएनए में बहुत सारे ब्रेकेजेस हैं और स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हाई होगी। ये टेस्टिकुलर कॉज होता है और इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें काफी पेशेंट्स हैं जिनको इक्सी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है नॉन टेस्टिकुलर। इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इसमें देखें, सबसे अहम कॉज है ओबेसिटी यानी कि मोटापे का होना। अगर मेल्स में मोटापा है, इन पेशेंट्स में स्पर्म डीएफआई हाई हो सकता है। उसके अलावा अगली कॉज आती है स्मोकिंग। जो मेल्स बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें हाई डीएफआई हो सकता है। अल्कोहल इंटेक जिन मेल्स में ज्यादा है उसमें स्पर्म डीएफआई हाई हो सकता है। स्ट्रेस एक वजह हो सकती है स्पर्म डीएफआई के ज्यादा होने की। उसके अलावा वेरिकोसील, अगर पैल्पेबल वेरिकोसील है, यानी कि जैसे मैंने वेरिकोसील की वीडियोस में बताया था कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील है, जो कि अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को चेक कराएं और वो पैल्पेबल वेरिकोसील है, तो उसमें अगर आपका स्पर्म डीएफआई उसमें भी ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस जैसे फ्लू, फीवर, किसी वजह से भी बुखार का होना, कोविड इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी स्पर्म डीएफआई ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, जिस तरह कुछ पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, इस तरह के मसाइल होते हैं, उसके में भी स्पर्म डीएफआई ज्यादा होती है। थायराइड के मसाइल, जिन पेशेंट्स में थायराइड हाइपर या हाइपोथायरॉइडिज्म है, थायराइड का प्रॉब्लम है, उस वजह से स्पर्म डीएफआई हाई हो सकती है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज्यादा होना, ये भी एक वजह होती है कि स्पर्म डीएफआई ज्यादा हो सकता है। सो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से स्पर्म डीएफआई ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो जिन पेशेंट्स में, उसमें स्पर्म डीएफआई हाई हो सकता है। उसके अलावा वो पेशेंट्स जो किसी कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराते हैं, इनमें भी स्पर्म डीएफआई ज्यादा हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पर्म डीएफआई अगर ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, टेस्टिकुलर कॉजेज हैं या नॉन टेस्टिकुलर कॉजेज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेस्टिकुलर कॉजेज के बारे में। इसमें जो वजह है जो कि मैंने आपको बताई, अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो स्पर्म डीएफआई बेहतर होगा। यानी कि अगर आप में मोटापा है तो आप मोटापे को कम करें, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को कम करें, खत्म करें। स्मोकिंग को स्टॉप करना आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है और स्पर्म डीएफआई को बेहतर करने के लिए भी जरूरी है। उसके अलावा जिन मेल्स में अल्कोहल इंटेक का मसला है तो उसकी करेक्शन इंपॉर्टेंट है स्पर्म डीएफआई को ठीक करने के लिए। डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करें, थायराइड का मसला है तो मेडिसिन से उसको ठीक करें, प्रोलैक्टिन है तो उसको मेडिसिन से ठीक करें, ऑटो इम्यून कंडीशंस एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कंट्रोल करें। उसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शन या फीवर है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, तो 3 to 4 मंथ्स के बाद जब आप रिकवर कर जाएंगे तो 3-4 मंथ्स बाद आपका स्पर्म डीएफआई ऑटोमेटिकली बेसलाइन पे वापस आ जाएगा। उसके अलावा यानी कि जो भी मसाइल हैं जिसकी वजह से डीएफआई ज्यादा है, अगर वेरिकोसील पैल्पेबल है तो उसमें आप सर्जरी कराएं तो उसमें भी डीएफआई बेहतर हो सकता है। जैसे कि मैंने वेरिकोसील की वीडियोस में बड़ा डिटेल में बताया था कि अगर वेरिकोसिलेक्टमी कराएंगे तो गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें बेटर होने के चांसेस होंगे। सो जो भी कॉजेस हैं अगर आप उसको ट्रीट करें तो उससे स्पर्म डीएफआई बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलते हैं, जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल होते हैं। उनका इस्तेमाल भी अगर आप 3 to 4 मंथ्स करेंगे तो उसमें चांसेस होंगे कि स्पर्म डीएफआई बेटर हो जाएगा। और एंड पे आ जाते हैं टेस्टिकुलर पेशेंट्स, जिनमें इन सारे ट्रीटमेंट्स के बावजूद, एंटीऑक्सीडेंट्स के बावजूद स्पर्म डीएफआई बेहतर ना हो। उन पेशेंट्स में टेस्टिकुलर वजह है, यानी कि फैक्ट्री ही खराब है जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं और उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स बनते हैं। इन पेशेंट्स में अगर आपका डीएफआई 25% से ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स और ट्रीटमेंट्स के बावजूद वो बेहतर नहीं हो रहा, या आपका डीएफआई 40% से एक्सीड करता है, तो इन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के लिए इक्सी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। याद रहे ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें इक्सी के बावजूद कई दफा एम्ब्रियोज की क्वालिटी पुअर होती है। इनमें वो कपल्स में जिनमें वाइफ यंग हो, उनका एएमएच नॉर्मल है और वाइफ की एज ठीक है, उसमें एग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, वो किसी हद तक
स्पर्म्स के डीएनए में जो ब्रेकेजेस है उसको रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो इन पेशेंट्स में इक्सी के फेलियर की भी वजह बन सकती है। अगर स्पर्म डीएफआई बहुत ज्यादा है और आईवीएफ भी फेल हो जाए, इक्सी ट्रीटमेंट भी फेल हो जाए, तो इन पेशेंट्स में कई दफा टीजा करके स्पर्म्स लेने की जरूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स में फिर टेस्टिकुलर स्पर्म्स लेने चाहिए जिनमें फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन कम होगी। आज मैंने आपको मोटा मोटा आज की वीडियो को मैं समराइज करूंगी। हमने थोड़ा बात की स्पर्म डीएफआई की, हाई स्पर्म डीएफआई के कॉजेस के बारे में। फिर हमने बात की कि उनकी ट्रीटमेंट करना चाहिए जिस कॉज की वजह से डीएफआई ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स देने चाहिए, और लास्टली अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इन पेशेंट्स को फिर प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की जरूरत, इक्सी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हेल्दी स्पर्म्स को चूज किया जाता है जिनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बेहतर होगा। और वो पेशेंट जिनमें इक्सी में फेलियर हो जाए तो इन पेशेंट में फिर टीजा के जरिए स्पर्म्स देने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।